सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, आप बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। टारगेट आरईएस की अपनी इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, उसमें भारत के इतिहास के 35 नंबर की क्लास के लिए आप लोग कितने दिन से सर्च कर रहे थे। अब 35 नंबर की क्लास आज आपको मिलने वाली है और इसके अंदर अपन लोग राजा राम मोहन राय को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आपके अपने इस परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश, यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं, हार यहां स्वीकार नहीं। चलिएगा, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं सेशन को। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी साथियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि जो अपनी स्कूल व्याख्याता की एक थीम है, बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर, ये इस बार भी सफल हो। सभी का नमस्कार स्वीकार है। जितने भी साथी देख पा रहे हैं, सरोज है, राजेश है, सुनीता है, रिस्की, प्रिया जोधपुर है, जो भी साथी देख पा रहे हैं सभी का राम राम स्वीकार है। आइएगा, अपन राजा राम मोहन राय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात साथियों ये है कि राजा राम मोहन राय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। राजा राम मोहन राय यानी सामाजिक और जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो रहा था, इसके अंदर अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। और अपने पाठ्यक्रम में राजा राम मोहन राय को अलग से मेंशन किया हुआ है, तो अपने को पढ़ लेना भी जरूरी बन जाता है। तो आज अपन चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय की। गौर करना, राजा राम मोहन राय, इनको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप बात करते हैं राजा राम मोहन राय को किन किन नामों से जाना जाता है, आइएगा इन सबकी ही अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पे अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक। इसके बाद में फिर प्रश्न बनेगा, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या फिर पैगंबर। क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या फिर आप कह सकते हैं पैगंबर। इन्हीं को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या फिर पैगंबर। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, या फिर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर, तो भी आपका उत्तर बनेगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न फिर बन सकता है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय जो समाज है इसका पिता भी कहा जा सकता है, आधुनिक भारतीय इतिहास जो रहा है इसका पिता भी कहा जा सकता है। उसके बाद में प्रश्न बनेगा, इन्हें कहा जाता है अतीत एवं भविष्य का सेतु। इन्हें क्या कहा जाता है? अतीत एवं भविष्य का सेतु इन्हें कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का अग्रदूत। प्रश्न बनेगा कि भारतीय इतिहास में किस व्यक्ति को पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है? आपका उत्तर बनेगा राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का अग्रदूत। जब पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो भारतीय भाषा में जो प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई, वो भी कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट बन सकता है, क्या बन सकता है? भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक। भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा भारतीय भाषाई प्रेस का जो प्रवर्तक है, सवाल लिखा ही नहीं जा रहा इधर, प्रवर्तक है, ये किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है राजा राम मोहन राय को? बिल्कुल नमस्कार आपका स्वीकार है। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी दिनों से अपनी ये जो क्लास थी हो नहीं पा रही थी, तो काफी साथियों को पता नहीं होगा। ठीक है, थके हारे परेशान से लग रहे हो सर जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, हाँ, बात कर रहे हैं भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। इसके बाद में भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा। फिर प्रश्न बनेगा, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा किसे कहा जाता है? तो भी आपका उत्तर ये बनेगा। इसके बाद में प्रश्न बन जाए
कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा भी कह सकते हैं, और नव दिन का प्रातः तारा। प्रश्न बन सकता है कि नव दिन का प्रातः तारा, नव दिन का प्रातः तारा ये भी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इसके बाद में आधुनिक भारत का प्रथम अपन यूं कहें पुरुष, या भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी आप क्या कहेंगे? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ये भी किसे कहा जाता है? प्रथम आधुनिक पुरुष। तो भी आपका उत्तर बनेगा भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष है, ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। तो देखो कितने सारे नाम आए हैं। आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अतीत और भविष्य का सेतु राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। प्रेस में यहां ये आएगा। इसके बाद में भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा, शाइनिंग स्टार कहा जाता है इन्हें, और इन्हें ही नव दिन का प्रातः तारा कहा जाता है। अब इसके बाद में इनके जन्म की बात करने वाले हैं, कहां हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, आदि आदि सी और भी बातें अपन लोग करने वाले हैं। बिल्कुल कि रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश, यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं। आपको देख करके और फिर थोड़ा सा जोश आ जाता है संख्या को देख करके, है ना। बहुत बढ़िया। आगे देखना, आगे प्रश्न बनेगा और क्या क्या बातें। सीधा सा प्रश्न है राजा राम मोहन राय। ये आपसे कहा जाए राजा राम मोहन राय को लेकर के अपन बातचीत कर रहे हैं, तो यहां पे आपसे लिख दिया जाएगा, एक मिनट, ये बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की। देखो आज थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, लिखेगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। प्रश्न बनेगा राजा राम मोहन राय, इनके जन्म से अगर मैं पूछूं आपसे कि इनका जन्म कब हुआ, अगर जन्म कब हुआ तो आपका उत्तर क्या बनेगा? इनका जन्म होता है 22 मई 1772 को। जन्म कब होता है? तो आप कहेंगे 22 मई 1772। इनके पिता कौन थे? रमाकांत देव राय। कौन थे? आप कहेंगे इनके पिता थे रमाकांत देव राय। ध्यान देना, प्रश्न बनेगा इनके पिता का नाम क्या था? रमाकांत देव राय इनके पिता का नाम था। इसके बाद में आए इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। बोलो क्या नाम था माता का? तारिणी देवी। इनको ये जो राय की उपाधि थी, यहां अपन ने लिखा है राजा राम मोहन राय, तो राय वाली जो उपाधि थी ये तो इनको बंगाल के नवाब से इनके पिता को मिली थी, है ना। तो नोट लगा के एक बात लिखना, राय की उपाधि, इसकी उपाधि राय की उपाधि, राय की उपाधि बंगाल के नवाब से, राय की उपाधि बंगाल के नवाब से, ध्यान देना, राय की उपाधि इससे मिली, बंगाल के नवाब से इनके पिता को मिली। इनके पिता को कौन सी उपाधि मिली? तो आप कहेंगे राय की उपाधि बंगाल के नवाब से इनके पिता को मिली, जबकि इनके पिता को मिली। आपसे पूछा जाए कि इनको राम की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो राम की उपाधि इनको दी जाती है इसके द्वारा, इनके पिता के द्वारा। यानी राजा राम मोहन राय में अपन जो राम पढ़ रहे हैं, ये राम की उपाधि इनको पिता द्वारा दी जाती है। तो लिखिएगा राम की उपाधि, राम की उपाधि इनको किनको? राजा राम मोहन राय। राम की उपाधि राजा राम मोहन राय, मैं शॉर्ट में ये लिखूंगा जहां जहां भी राजा राम मोहन राय आएगा। राम की उपाधि राजा राम मोहन राय को इनके पिता ने दी। इन्होंने दी तो लिखेंगे राजा राम मोहन राय को इनके पिता ने दी, इनके पिता ने दी। आगे फिर प्रश्न बन जाएगा अपना, इनका जन्म हुआ कहां था? याद रखिएगा इनका जो जन्म था ये राधानगर में हुआ था। इनका जन्म राजा राम मोहन राय रैसे, राजा राम रैसे, राधानगर, तो याद रह जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को
युग दूत की उपाधि दी थी। तो नोट लगा के एक बात और लिख लेना, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी? आपका उत्तर बन जाएगा राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? युग दूत। और युग दूत की उपाधि इसलिए भी दी क्योंकि अपने काल में एक प्रकांड विद्वान की भूमिका में थे। प्रकांड विद्वान इसलिए भी कह सकते हैं कि अपनी भाषा का तो ज्ञान था ही था, अपनी भाषा के अलावा विश्व की अन्य भाषाओं का भी इनको काफी अच्छा ज्ञान था। तो नीचे लिख सकते हैं, इन्हें नोट लगा के लिखना, इन्हें हिंदी के अलावा, इन्हें हिंदी के अलावा अरबी, हिंदी के अलावा अरबी, हिंदी के अलावा अरबी, फारसी, अरबी फारसी उर्दू नहीं, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन व ग्रीक भाषाओं का ज्ञान था। लैटिन व ग्रीक भाषाओं का क्या था? आप कहेंगे ग्रीक भाषाओं का ज्ञान। इसके बाद में मेन जो इनका काम रहा, हालांकि पूरे भारत में इनका काम रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका जो काम रहा वो कहां रहा? आपका उत्तर बनेगा सबसे ज्यादा इनका काम है ये बंगाल में रहा। इसलिए बंगाल में इन्हें कहा जाता है नव जागरण का पितामह। लिखिएगा नोट लगा के, इन्हें बंगाल में, इन्हें बंगाल में नव जागरण का पितामह कहा जाता है। इन्हें बंगाल में नव जागरण का क्या कहा जाता है? आप कहेंगे नव जागरण का पितामह कहा जाता है। फिर प्रश्न बनेगा कि इन्होंने अब बहुत सारे धर्मों का मिक्स किया, यानी इस्लाम की बात करें, ईसाई की बात करें, या और जो भी धर्म थे, इन सभी धर्मों से कुछ न कुछ चीजें इन्होंने निकाली। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करके उनके अच्छाइयों को स्वीकार किया। तो नोट लगा के एक बात लिखना, इन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करके, सभी धर्मों का अध्ययन करके, सभी धर्मों का अध्ययन करके अच्छाइयों को स्वीकारा, अच्छाइयों को स्वीकारा। अब जैसे बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं जैसे। अब जैसे में पहला पहला तो यही हो जाएगा क्या? इस्लाम का एकेश्वरवाद, यानी राजा राम मोहन राय ये एकेश्वरवाद में ज्यादा विश्वास करते थे। इसमें ज्यादा विश्वास करते थे एकेश्वरवाद में। तो लिखिएगा जैसे इस्लाम में क्या? तो आप कहेंगे एकेश्वरवाद। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सूफी मत, सूफी मत से इन्होंने कौन से विचार को स्वीकार किया? रहस्यवाद। इसके बाद में अगर जैसे ईसाई धर्म से पूछा जाए तो इन्होंने किसको स्वीकार किया? ईसाई धर्म से इन्होंने नीति शास्त्र जो है इसको स्वीकार। और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें जो उदारवादी बौद्धिक संप्रदाय था, उदारवादी जो बौद्धिक संपदा थी उसको इन्होंने स्वीकार किया। तो लिखिएगा पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति। यहां से राजा राम मोहन राय ने कौन सी चीज को स्वीकार किया? आप लिख सकते हैं यहां से इन्होंने उदारवादी, उदारवादी बौद्धिक विचार। और पाश्चात्य संस्कृति में इनका मानना यह भी था कि जब तक अपन अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक अपन अंग्रेजी शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे, तब तक अपन लोग
इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जिससे हम विकसित हो सकते हैं, जिससे हम आगे जा सकते हैं, उन चीजों को हम नहीं समझ सकते। ठीक है, बिल्कुल आपका जहां से भी प्रणाम है, स्वीकार है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सभी का प्रणाम स्वीकार है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद में बात आती है, इन्होंने नोट लगा के एक बात और लिखना, अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की, यानी इन्होंने कौन सी शिक्षा की वकालत की? तो आपका उत्तर आएगा अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने। इसके बाद में लिखिएगा 1803 से 1804, 1803 से 1804 जॉन डिग्बी के अधीन जॉन डिग्बी के अधीन कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य किया, के रूप में इन्होंने कार्य किया। और जब इस रूप में कार्य किया तो इन्होंने और बहुत सारी बातों को सीखा। क्या सीखा? अभी अपन बात कर रहे थे, इन्होंने ये चीजें की, तो उन्होंने और कौन कौन सी चीजों का विरोध किया? इन्होंने जिन जिन चीजों का विरोध किया, विरोध में आप कह सकते हैं, एक तो इनके भाई, मैंने घर से ही बात चली, और जब इनको लगा कि इनके परिवार में ही किसी महिला को सती होना पड़ा है, तो उन्होंने विरोध सती प्रथा का। आप कह सकते हैं इन्होंने किसका विरोध किया? इन्होंने सती प्रथा का विरोध। अगली बात आप कह सकते हैं इन्होंने और किस चीज का विरोध किया? इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और जो हिंदू धर्म से अलग जाने का इन्होंने कोई मानस नहीं बनाया था। हिंदू धर्म में रहते हुए इसकी बुराइयों को दूर करना, और दूर करते हुए इस धर्म को सरल बनाना, ताकि हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसीलिए तो वैदिक ग्रंथों का, उपनिषदों का, इनका भी इन्होंने बांग्ला में अनुवादन कर दिया था, ताकि बंगाल के लोग जान पाए कि उपनिषदों का मर्म क्या है, वेदों का मर्म क्या है। यानी धर्म को सरल करके लोगों तक पहुंचाना, और जो पाखंडवाद है उस पाखंडवाद को दूर करना। इन्होंने धर्म की व्याख्या में कभी भी, जो पंडित लोग थे, या अपन कहें जो धर्म की व्याख्या करने वाले लोग थे, उनका सहारा नहीं लिया। अपने विवेक से इन्होंने ये सारे काम। तो सती प्रथा का विरोध किया। अगला प्रश्न बन सकता है कि क्या राजा राम मोहन राय ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे? बिल्कुल विरोधी थे। क्या ये सती प्रथा के विरोधी थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया है। सती प्रथा के बाद में आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपत्नी प्रथा के विरोधी थे? आप कहेंगे बिल्कुल, बहुपत्नी प्रथा का इन्होंने विरोध किया है। क्या ये जातिवाद के विरोधी थे? बिल्कुल, इन्होंने जातिवाद का भी विरोध किया है। इन्होंने कहा कोई जाति नहीं है, हम सारे के सारे एक हैं, और जो सृष्टि हमें चला रही है उसके अंदर हमें रहना पड़ेगा। हम जाएंगे तो जाएं कहां, रहना ही पड़ेगा हमें। उसके बाद में बात आती है इन्होंने समर्थन किसका किया? ये तो इन्होंने विरोध किया, तो इन्होंने कुछ बातों का समर्थन भी किया होगा। एक तो मैं बात कर रहा था, इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद। एक इन्होंने समर्थन किया कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। एक इन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, यहां अंग्रेजी में पढ़ाई होनी चाहिए। एक इन्होंने कहा कि अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, और जब अंतर जातीय विवाह होंगे तो धीरे धीरे जातिवाद जो है, तो जाति प्रथा है, वो जाति प्रथा क्या हो जाएगी? समाप्त। आरईएस का मतलब क्या? आरईएस का मतलब है राजस्थान एजुकेशन सर्विस होती है। राजस्थान एजुकेशन सर्विस में जो L12+ में जितने भी आते हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड के बाद में जितने भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आरईएस में काउंट होते हैं। फर्स्ट ग्रेड से नीचे वालों को कुल व्याख्याता राजस्थान सेवा है, यानी राजस्थान शिक्षा सेवा है। हाँ, इंडिया की एक बात है कि जाति है कि जाति नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने दें, हाँ ये बात तो सही। स्क्रीनशॉट का टाइम दिया नहीं आज आपको ना, एक बार मैं पहली स्लाइड से दे देता हूँ। ये पहली स्लाइड, आप आराम से स्क्रीनशॉट लें इसका।
इसके बाद में ये सेकंड नंबर पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ये थर्ड नंबर पे है, इसका भी आप स्क्रीन ले सकते हैं। क्या लिखा इसमें, एक चीज और ऐड कर लेना आप, स्त्री शिक्षा के समर्थक। यानी इनका मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा दोगे तो वो अपने बराबर में आएंगे और अपने कंधे से कंधा मिलाएंगे, ऐसा इनका मानना। अब बात आती है कि इन्होंने आगे क्या क्या काम किए, तो लिखिएगा 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय कहां रहने लगे, तो आप कहेंगे कलकत्ता रहने लगे। कलकत्ता रहने, और कलकत्ता में रहते हुए, ध्यान देना बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में रहते हुए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। कौन सी सभा की स्थापना की, आपका उत्तर आएगा आत्मीय सभा की स्थापना। और आत्मीय सभा की स्थापना करने का मतलब यह था कि इसमें क्या विशेष बात थी। पहली बात तो याद रखना, है सती विरोधी संगठन था। यानी इसका मेन बात, एक जितनी भी रूढ़िवादिता थी उनका तो विरोध करना ही करना था, साथ में सती प्रथा का पुरजोर विरोध करने का काम इस संगठन ने किया। इसके बाद में फिर बात बनती है कि इस सभा में साथ में एक बंदा और भी था, द्वारका नाथ ठाकुर। तो आप कह सकते हैं कि द्वारका नाथ ठाकुर भी साथ थे, इन्हीं के साथ थे द्वारका नाथ ठाकुर। आगे फिर चलते हैं, 1817 में क्या होता है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो नोट लगा के एक बात लिखिएगा, 1817 में कलकत्ता में, और एक बार सेशन को लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। फिर आपके मन में प्रश्न तो बनेगा कि हिंदू कॉलेज की जब स्थापना ये करते हैं उस टाइम इनके साथ था कौन। डेविड हेयर था, अलेक्जेंडर डफ था, और डेविड हेयर घड़ी साज हुआ करता था, तो लिखिएगा डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से, अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे स्थापना। और इसी पीरियड में 1817 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला जाता है। लिखिएगा 1817 ईस्वी में ही अंग्रेजी स्कूल खोला गया। कौन सा स्कूल खोला गया, अंग्रेजी स्कूल खोला गया। उसके बाद फिर ध्यान देना 1825 की बात है, एक एक चीज एक एक स्टेप टू स्टेप देखते चले। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में लिखेंगे, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना। यानी इन्होंने कलकत्ता में क्या, वेदांत कॉलेज की क्या की, आपका उत्तर आएगा वेदांत कॉलेज। और अगर बात की जाए कि वेदांत सोसाइटी, तो भी याद रखना वेदांत सोसाइटी भी इनके द्वारा खोलेगी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना, ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की। लेकिन मेन बात जो है अब वो आती कि कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825, ये वाली इंपॉर्टेंट है, याद करना। 1814 में ये कलकत्ता आते हैं, और कलकत्ता आने के बाद में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कर दी जाती। कहां तक पहुंच गए, 1825 तक। 25 तक पहुंच गए तो देरी किस बात की है, सीधा सीधा आ जाते हैं 1828 में। 28 में आ जाते हैं तो आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, 28 की बात चल रही है तो याद कर लो 20 अगस्त 1828। ध्यान दे लेना, वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सन आ सकता है, नहीं आएगा, पक्का ही आएगा। यानी 20 अगस्त 1828
क्या कर दें 20 अगस्त 1828 को, तो लिखेगा ये ब्रह्म समाज की नहीं, यहां ब्रह्म सभा की स्थापना होती है, यानी गॉड सोसाइटी की स्थापना होती है। आप जिसे ब्रह्म संप्रदाय कह सकते हैं, और ये संप्रदाय ही, ये ब्रह्म सभा ही आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। और नोट लगा के लिखना, ब्रह्म सभा ही, ब्रह्म सभा ही आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। ब्रह्म सभा ही आगे चलकर क्या बना, तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज बना। चलो ठीक बात है सर, ये बात तो आ गई समझ में। क्या समझ में आई? ध्यान यही रखना है कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म सभा ही आगे चल करके क्या बनता है, तो आपका उत्तर बनेगा कि ब्रह्म सभा ही आगे चल करके ब्रह्म समाज बन जाए। और इसका पहला सचिव एक दलित व्यक्ति को बना करके संदेश दिया जाता है कि ब्रह्म समाज का मतलब ये नहीं है कि केवल ये ब्राह्मणों से। और प्रथम सचिव कौन बनाए जाते हैं, ताराचंद चक्रवर्ती। तो लिखिएगा, ब्रह्म समाज का, ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव, प्रथम ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव ताराचंद चक्रवर्ती को बनाया जाता, यानी ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव ताराचंद चक्रवर्ती को बनाया जाता है। और ये ताराचंद जो चक्रवर्ती थे ना, दलित थे। प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ये आपसे ये पूछ ले, आप ब्रह्म समाज कर रहे हैं, ब्रह्म समाज का आखिर में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था, हिंदू धर्म में सुधार लाना और धर्म के साथ साथ में समाज में सुधार लाना, है ना। लिखिएगा, हिंदू धर्म में सुधार लाना। आप कह सकते हैं कि मानव विवेक, आप कह सकते हैं वेद, आप कह सकते हैं उपनिषद के मरम पर जोर, उपनिषद के मरम पर जोर, यानी इन चीजों पे जोर दिया। और इन चीजों पे जोर देके किसका समर्थन किया, तो आपको बताया था अभी, एकेश्वरवाद का समर्थन, एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन। एक बात और लिखना, नोट लगा, धर्म के साथ साथ समाज सुधार करना, धर्म के साथ साथ क्या करना, तो आप कहेंगे समाज सुधार। फिर आप कहेंगे समाज सुधार की दिशा में क्या कदम उठा था ना, 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम बन गया। ध्यान देना, यानी धर्म के साथ साथ समाज सुधार किया। और बात आई कि समाज सुधार किया तो क्या किया सर, ये बताइए हमें, तो सुन लो। 4 दिसंबर की बात है, 4 दिसंबर 1829 और 4 दिसंबर 1829 को ध्यान देना, क्या होता है 4 दिसंबर 1829 को, सती प्रथा, सती प्रथा निवारण अधिनियम। प्रश्न बनेगा कि सती प्रथा निवारण अधिनियम, ये अधिनियम संख्या कितनी थी, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, ये अधिनियम संख्या 17। यानी प्रश्न बनता है कई दफा, अधिनियम संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 17। 17 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये 10 हो गए, ये 15 हो गए, ये 17 हो गए, ऐसे भी आ सकता है। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे बेंटिंक, विलियम बेंटिंक के समय ये होता है। किसके प्रयासों से ये होता है, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये होता है। तो अधिनियम 17 ये इंपॉर्टेंट है मुझे जहां तक लग रहा है।
और इंपोर्टेंट लिखा है, इसका मतलब प्रश्न तो छपेगा। इंपोर्टेंट लिख दिया, इसका मतलब प्रश्न तो छपेगा। कह दिया सो कह दिया, छपेगा मतलब छपेगा। आगे फिर ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका भी नहीं लिया होगा आपने, क्या भी ले। अरे भाई यादवेंद्र जी के बताया ना, रिप्लाई दे दिया, हाँ मेरी फर्स्ट ग्रेड में जॉब है, और आरईएस का मतलब राजस्थान एजुकेशन सर्विस होता है, और फर्स्ट ग्रेड राजस्थान एजुकेशन सर्विस में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखना। बिल्कुल, आरटी की धारा 17 भी इंपोर्टेंट है। 17 में खतरा, खतरा काहे का? दत्त तेरे की, डांट नहीं सकते, डपट नहीं सकते, मार नहीं सकते। 1829 के बाद में सर एक और बिंदु आएगा, 1830। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय है। हाँ, 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। इसकी उपाधि दी। अब जब बड़ा बड़ा मतलब यूं मान लो कि सेल्फिश बंदा था, राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय खुश थे, बड़ा आनंद आ गया। बोले सुनो भैया, तुम्हें इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो क्यों जाना पड़ेगा? अरे बोले हमारी पेंशन बंद कर दी ब्रिटिश सरकार ने, जाओ और इंग्लैंड के जो भी है विक्टोरिया विक्टोरिया उनके पास जाके निवेदन करो, यार मुगल सम्राट की पेंशन शुरू कर दो, काहे को बंद कर रखी है। हिसाब चले, यानी आप कह सकते हैं कि अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर, अपना दूत बनाकर इन्हें इंग्लैंड भेजा। आप कहोगे किसके पास भेजा रहे? विलियम चतुर्थ, विलियम चतुर्थ के पास। क्यों भेजा? लालची बंदा, लालच आया उनमें, पेंशन बढ़वाने को लेकर के। बोले राजा राम मोहन राय जाइए पेंशन बढ़वा के आइए। विलियम चतुर्थ के पास भेजा था। क्यों भेजा था? पेंशन बढ़वाने के लिए। राजा राम मोहन राय चले पड़े, आल्फिन नाम का जहाज था, डॉल्फिन बन के चले गए। तो लिखिएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आल्फिन जहाज से, राजा राम मोहन राय आल्फिन जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। कहां पहुंचे? इंग्लैंड पहुंचे। अब इंग्लैंड पहुंचे तो समुद्र पार करके पहुंचे, पर्सन फिर बन जाएगा, बन जाएगा प्रथम भारतीय व्यक्ति जो समुद्र पार करके यूरोप पहुंचा हो, यानी समुद्र पार करने वाला पहला भारतीय राजा राम मोहन राय था। तो नोट लगा के लिखना, नोट लगा। आधुनिक भारत का प्रथम व्यक्ति जिसने समुद्र पार किया, यानी समुद्र को पार करना अपराध समझा जाता था, समुद्र पार किया। फिर कहेंगे अब क्या हुआ? अब भाई साहब 30 आ गया तो 33 भी आएगा ही। 27 सितंबर 1833 की बातें हैं। अब की बातें हैं, 27 सितंबर 1833। डॉक्टर कारपेंटर के घर पर, डॉक्टर कारपेंटर के घर पर क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती। डॉक्टर कारपेंटर के घर पर इनकी मृत्यु हो जाती। किसकी मृत्यु हो जाती है? राजा राम मोहन राय। आप कहेंगे डॉक्टर कारपेंटर का घर कहां था? ये ब्रिस्टल में था। कहां था? आप कहेंगे ब्रिस्टल में था।
यहां पे मृत्यु होगी। अब मृत्यु होगी तो इन्हें क्या कर दिया गया, दफना दिया। अब लोग तो कहने लग गए कि इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में सबको जलाने की मतलब यूं कोई कानून नहीं था। तो आपको ब्रिटेन में शव दाह की अनुमति नहीं थी। दफनाया इसलिए गया, ब्रिटेन में शव दाह की अनुमति नहीं थी। यानी ब्रिटेन में क्या नहीं थी, शव दाह की अनुमति। और जब शव दाह की अनुमति नहीं थी तो दफना दिया गया, कहां दिक्कत है। अगर शव दाह की अनुमति होती, अब एक बच्चा लिख रहा है जेपी नागर, ये कह रहे हैं कि सर हरिकेली नाटक बिल्कुल जो इसने लिखा था, विसल देव ने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, इस समाधि के ऊपर वो भी है। देखिए क्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है। क्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है। समाधि बनी हुई तो एक बात तो पक्की याद करनी है, इस समाधि पर हरिकेली नाटक का अंकन हो रखा। लिखो, डॉक्टर कारपेंटर ने तक लिखी। राजा राम मोहन राय तो चले गए, फिर लिखते रहो पुस्तक। क्या पुस्तक लिखी है, लास्ट डे एंड ऑफ द राजा राम। और इस पुस्तक में कुछ एक घटनाओं का जिक्र। पुस्तक लिखी किसने, आप कहेंगे डॉक्टर कारपेंटर, जिनके निवास पे इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी समाधि का आदि आदि का जिक्र जो है वो इन्होंने किया। क्रिस्टल में इनकी समाधि पे याद रखिएगा एक विशेष बात, क्या हरिकेली जो नाटक है, इस नाटक का अंकन हो रखा है। हरिकेली नाटक आप जानते हैं किसका है, हरिकेली नाटक विसल देव का। विसल देव वही क्या, विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल वही है विसल देव। तो उसका नाटक कौन सा, तो आप कहेंगे हरिकेली। हरिकेली नाटक का उल्लेख आता है। याद रखना इनकी मृत्यु कब होती है, तो आप कहेंगे इनकी मृत्यु 1833 में होती है। 1815 में इनका याद रखना आत्मीय सभा। 1828 में इनका याद रखना ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा ही आगे चल करके क्या बनता है, ब्रह्म समाज बनता है। इसके बाद में एक बात और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की पत्र पत्रिका, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की पत्र पत्रिकाएं। अब आप कहेंगे राजा राम मोहन राय की पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, ध्यान दे, कौन कौन सी थी तो मैं बता देता हूं। पहले ये देख लो कि राजा राम मोहन राय की पत्र पत्रिकाएं थी तो एक नंबर पे आती है, आप कह सकते हैं हाथ उल मुहाइदीन। मुहाइदीन, उफात उल मुहाइदीन। प्रश्न फिर बनेगा कौन सी भाषा, आपका उत्तर आएगा भाषा इसकी थी फारसी। भाषा कौन सी थी, फारसी। का परिचय कौन सी भाषा में था, अरबी भाषा की। भाषा फारसी थी, परिचय अरबी भाषा में था। इसी पुस्तक को कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार इसे कहा जाता है। और एक बात और याद रखनी, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था।
मूर्ति पूजा का विरोध किया। में क्या किया गया? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। और ये आई कब थी? 1804। एक आती है मंजारतुल अदियान, ध्यान देना आएगा एक और इनकी, मंजारतुल अदियान। मंजारतुल अदियान ये भी इनकी है और ये स्पेशल है। यहां से प्रश्न बनेगा पक्का कि ये फारसी में धर्म पर, फारसी में धर्म पर परिचर्चा। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया आप कह सकते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदों का बांग्ला में, वेदों का बांग्ला में और स्पेशल याद रखिएगा 5 उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद, 5 उपनिषदों का बांग्ला में। इसके अलावा उन्होंने कौन सी किताब लिखी? ईसा जो है उसके नीति और वचन है ये खुशहाली के मार्ग है। देखो नेक्स्ट किताब, ईसा के नीति वचन, नीति और वचन क्या है? तो आप कहेंगे खुशहाली के मार्ग है। ईसा के नीति और वचन क्या है? तो आप कहेंगे। और ये वाली जो किताब है ये कब आई थी? 1820। ये वाली याद रखेंगे 1804 में आई थी, बाकियों की कोई डेट का विशेष उल्लेख नहीं है। ईसा के नीति और वचन ये खुशहाली के मार्ग हैं, ये कब आई थी? याद रखेंगे आई थी। नमस्ते भाई, नमस्ते विकास। चलें इसका स्क्रीनशॉट, सब स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आता है इन्होंने और क्या क्या लिखा? इन्होंने लिखा हिंदू उत्तराधिकार नियम। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो निस्संदेह और निश्चित रूप से आपको लाइक करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ताकि जो अपने ये निशुल्क ज्ञान गंगा है ये थोड़ा और मजबूत हो जाए और आप लोगों तक। नेक्स्ट लिखिएगा, किताब आती है हिंदू उत्तराधिकार नियम। के बाद में इन्होंने कौन सी लिखी? आप लिखेंगे इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी। और संवाद कौमुदी से फिर प्रश्न बनेगा। संवाद कौमुदी को आप प्रज्ञा चांद भी कह सकते हैं। प्रज्ञा का मतलब ऐसे बुद्धि से होता है, तो आप इसको बुद्धि चांद भी कह। ये कौन सी भाषा में था? बंगाली भाषा में था। ये बंगाली भाषा में था तो कैसा पत्र था? आप कहेंगे साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र। प्रश्न फिर बनेगा कि बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र था, ठीक बात है। संवाद कौमुदी के बारे में एक बात और याद रखनी है, यह है भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में, भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित
संचालित व प्रकाशित प्रथम प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। प्रथम समाचार पत्र। इसके बाद में इन्होंने संवाद कौमुदी के बाद क्या लिखा? मीरातुल अखबार। संवाद कौमुदी कब लिखा गया था ये आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद इन्होंने लिखा मीरातुल अखबार। और बेसिकली मीरातुल अखबार एक प्रकार से पर कह सकते हैं बुद्धि का दर्पण। मीरातुल अखबार का मतलब आप समझ सकते हैं, बुद्धि का दर्पण। और मीरातुल अखबार कब? आपका उत्तर आएगा 1822 में। कौन सी भाषा में? तो आप कहेंगे ये फारसी भाषा में। मीरातुल अखबार कौन सी भाषा में था? याद रखिएगा, फारसी भाषा में था। मीरातुल अखबार बोले तो बुद्धि का दर्पण। हाँ बिल्कुल सही बात, सही सही जवाब आ रहा है। ये 1821 की बातें थी, यानी संवाद कौमुदी 1821। इसके बाद में इन्होंने एक अंग्रेजी में पत्र लिखा जिसका नाम आता है ब्रह्म। मैकेनिकल नहीं है, मैनिकल है, ब्रह्म मैनिकल। कौन सी भाषा में लिखा इन्होंने? आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा। इसके बाद में फिर ईश्वर से संबंधित विभिन्न प्रकार के निबंध, यानी आप कह सकते हैं ईश्वर परक निबंध। ईश्वर परक निबंध ये फारसी भाषा में लिखे। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, मुझे लगता आएगा। कौन सा? यंग दूत नहीं है, पंगदूत है। पंगदूत कब लिखा? 1829 में लिखा। किसमें लिखा? तो याद रखिएगा हिंदी। कौन सी भाषा में लिखा? ये इनके प्रमुख प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। पहली बात आप क्या कह रहे हैं? पंगदूत 1829 में हिंदी में लिखा जाता है, ये याद कर लेना। इसके अलावा इन्होंने संवाद कौमुदी लिखा। संवाद कौमुदी के अलावा इन्होंने क्या लिखा? संवाद। हाँ ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, तो भी देखें। एक विद्यार्थी लिख रहा है कि सर हमें लगा शायद आप भूल गए संवाद कौमुदी। हाँ तो ऐसा भी हो ही सकता है, कहां तक समझ हो सकते हैं, बात थोड़ी कोई। अब देखिएगा प्रश्न फिर बना कि राजा राम जो मोहन राय थे, इन राजा राम मोहन राय के संदर्भ में, अच्छा नीचे की पट्टी हटा दें, क्यों हटा दें, वही चलेगी। विधाएं पूरी चाहिए हम, हैं? क्या लिखेंगे? राजा राम मोहन राय के विचार। पहली बात तो ध्यान देना, क्या राजा राम मोहन राय पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा, क्या इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास रखा? तो आपका उत्तर है पुनर्जन्म में तो विश्वास नहीं रखते थे, जन्म दोबारा नहीं होता है, लेकिन आत्मा की अमरता में विश्वास रखते। आत्मा की, हाँ, आत्मा की अमरता में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास। एक इनका ये था कि अंतरराष्ट्रीयता जो है ये बनी रहनी चाहिए, यानी अंतरराष्ट्रीयता के पक्षधर थे। उस टाइम भी इन्होंने यूएनओ वगैरह होने की संभावनाएं बता दी थी कि होने चाहिए। आप कह सकते अंतरराष्ट्रीयता के पक्षधर, अंतरराष्ट्रीयता के क्या रहे? धर रहे।
और इन्होंने कहा कि धन का निष्कासन तब रुक सकता है जब यूरोपीय स्थायी रूप से भारत में रह जाए। धन निष्कासन रोकने के लिए, धन निष्कासन रोकने यूरोपियों के भारत में वास का समर्थन। उन्होंने क्या कि यूरोपीय भारत में रह जाएंगे स्थायी रूप से, धन का अपने आप ही निष्कासन नहीं। उसके बाद में प्रेस एक्ट का विरोध, के अलावा ब्रह्म समाज प्रत्येक शनिवार, ये इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज प्रत्येक शनिवार चर्चा करता था। ब्रह्म समाज में एक शनिवार चर्चा होती थी। इस बात की चर्चा पर जो है वो निराकार है। सात के अंदर आप कह सकते हैं कि धर्म समाज आदि की चर्चा, धर्म है, समाज है आदि पर। जाति और नस्ल भेदभाव ये नहीं होने चाहिए, क्या मानना था। जाति व नस्ल भेदभाव का विरोध, जाति व नस्ल भेदभाव का इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। जैसा कि मैं ब्रिटिश समर्थक रहे और इनका मानना था कि आजादी तुरंत नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता में भारतीयों की भागीदारी होनी। क्या स्क्रीनशॉट लें। सत्ता में भारतीयों की भागीदारी होनी, ऐसा भी इनका। नेक्स्ट लिख सकते, शासन में भारतीयों की भागीदारी, शासन में भारतीयों की क्या होनी चाहिए अब कहेंगे। के बाद में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, प्रभावित थे और सभी धर्मों के गुणों को उन्होंने स्वीकार, सभी धर्मों के गुणों का समावेश, कोहित वर्ग का सहारा, वैज्ञानिक व्याख्या नहीं लिया। वर्ग का सहारा वैज्ञानिक व्याख्या में, या इन्होंने अपनी जो वैज्ञानिक व्याख्या की उस कोहित वर्ग का सहारा नहीं लिया। तो एक बात और इनकी जो कमी भी थी वो ये थी कि ये समाज के उच्च वर्ग तक की, मध्यम वर्ग तक, और ये है आज के लिए इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट समाज सुधारक को ले। हिंद, ऑल द बेस्ट। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना, कमेंट जरूर करना। अधिक से अधिक साथ